नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसाफ की जिसकी लौ 10 साल बाद भी बुझी नहीं है। साल 2015 का वो दादरी कांड जिसने पूरे देश की रूह को कँपा दिया था, आज एक बार फिर से सुर्खी में है। लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि नोएडा के फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अर्जी को एक सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की इजाजत मांगी थी। इसीलिए दोस्तों, ये फैसला केवल पीड़ित के लिए कानूनी जीत नहीं है, बल्कि उस रूल ऑफ लॉ की जीत है जो कहता है कि न्याय किसी की मर्जी का मोहताज नहीं होता। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सरकार ने ऐसी कौन सी अपनी मर्जी सामने रख दी थी, ऐसा क्या चाहती थी जिसे कोर्ट ने बेबुनियाद बता के खारिज कर दिया, तो हुआ ये था भैया कि अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी लिखी। यानी सीधे कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चिट्ठी लिखी, जिसके आधार पर अक्टूबर में सरकारी वकील ने सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी एक्ट के तहत अर्जी दाखिल की। और इस अर्जी में सरकार ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया इस तर्क के साथ कि सामाजिक सद्भावना बहाल करने के लिए इस मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। सरकार ने अपनी अर्जी में ये भी कहा कि गवाहों के बयान में क्योंकि अंतर विरोध ज्यादा है और आरोपियों के पास ऐसा नहीं है कि कोई हथियार, कोई बंदूक वगैरह मिले थे, केवल लाठियां और पत्थर मिले थे, तो सीधे शब्दों में सरकार ये कहना चाह रही थी कि जो लोग लाठी और पत्थर का यूज करके किसी अल्पसंख्यक इंसान को मार डालते हैं, जो समाज की सद्भावना, समाज का जो सौहार्द है उसको खराब करते हैं, उन्हें ही दरअसल सामाजिक सद्भावना के नाम पे छोड़ दिया जाए। और इस केस को वापस लेने की जो अर्जी दी जा रही है, ये सामाजिक सद्भावना के नाम पे है या अपने वोटर बैंक को खुश करने के नाम पे है, ये समझने वाले समझते हैं। लेकिन जज सौरभ द्विवेदी ने इस दलीलों को कमजोर और कानूनी आधार से रहित बताया। उन्होंने साफ कहा कि मर्डर समाज के खिलाफ अपराध है और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इसे तार्किक अंत तक ले जाए ताकि समाज में कानून का खौफ बना रहे। तो आज के समय में आप इस डिसीजन को ऐतिहासिक मानते हैं कि नहीं, जहां पे जुडिशरी पे भी इतना दबाव है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, हर जगह पे उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आना, वो भी आज के हालात में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये पूरा मामला था क्या, हम थोड़ा सा पीछे चल के बहुत जल्दी जल्दी इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, 28 सितंबर 2015 की रात में जब बिसाड़ा गांव में एक मंदिर के लाउड स्पीकर से अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद अखलाक के घर में बीफ है, तो महज कुछ ही मिनटों में एक उन्मादी भीड़ ने 52 साल के अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से बाहर खींच के निकाला। अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और दानिश को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। यानी ये घटना हुई थी 2015 में, और उस वक्त भी ये भारत के लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा धब्बा बनी थी। ये केस काफी हाईलाइट भी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर मानवाधिकार संगठनों तक हर जगह भारत की सहिष्णुता सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन इस केस की पेचीदगी तब बढ़ गई जब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली और योगी जी पावर में आए, क्योंकि आरोप ये लगना शुरू हुआ कि सत्ता परिवर्तन होते ही आरोपियों को धीरे धीरे बेल भी मिलने लगी। और कथित तौर पे 2019 की एक रैली में इनमें से कुछ आरोपियों को फ्रंट रो में देखा भी गया। तो पॉइंट ये है कि इस सरकार पे ऑलरेडी ये आरोप लग रहे थे कि इस लिंचिंग में शामिल आरोपियों को बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट के इस फैसले ने उन सभी राजनीतिक प्रयासों पर एक पूर्ण विराम लगा दिया है जो न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। और जज साहब ने जो दिलेरी दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि जहां एक तरफ योगी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस केस को डस्टबिन में डलवाना चाह रही थी कोर्ट से ही, वहीं जज साहब ने न केवल सरकार की अर्जी को ठुकराया, बल्कि इस केस की फाइल पर हाईली इंपॉर्टेंट का स्टिकर लगाने का आदेश भी दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 जनवरी 2026 से इस केस का डे टू डे ट्रायल होगा, यानी कि इस पे रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने नोएडा पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी को चिट्ठी लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी गवाहों और सबूतों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों, अगर आप इसका राजनीतिक एंगल देखते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव यूपी में होने वाला है, उसके लिए दरअसल जमीन अभी से तैयार की जा रही थी। यूपी सरकार की ये अर्जी बताती है कि इससे जो इनका कोर वोटर है, जो एकदम कट्टर है, उसके तक चुनाव से पहले अपना मैसेजिंग पहुंचाने की कोशिश इस केस के जरिए की जा रही थी कि देखो, हमने इस केस को भी विड्रॉल कर दिया। तो मैसेजिंग तो गई है, लेकिन वो मैसेजिंग नहीं गई है जो सरकार चाह रही थी, बल्कि ये मैसेज पूरे भारत में गया है कि मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में सरकारी संरक्षण नहीं मिल सकता, कोर्ट आपको ये संरक्षण नहीं लेने देगा। इस फैसले का असर केवल नोएडा या यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे भारत में देखने को मिल सकता है, अगर आगे और कोई तिकड़म लगा के फर्दर इसको दबाया नहीं जा रहा है, जज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो। बाकी कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जो अजीत सिंह वर्सेस स्टेट के मामले का हवाला देकर सरकार ने कोशिश की थी कि केस को रफा दफा कर दिया जाए, उसे कोर्ट ने ये कहकर नकार दिया कि लिंचिंग का मामला साधारण मामलों जैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर भी भारत की न्यायपालिका की साख इस फैसले के बाद मजबूत हुई है। और जो लोग काफी निराश हो चुके थे कि शायद जो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन कैप्चर की, उसमें एक नाम न्यायपालिका का भी है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण दिखी है। और ये केस एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। जो लोग ये कहते हैं, जिनका लॉजिक ये होता है कि सरकार अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसके आगे हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो भी झुक जाता है, यहाँ पे ये मामला दिखा रहा है कि अगर इंसान की रीढ़ मजबूत है ना,
तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की आप बात ही छोड़ दीजिए, जिला जज भी किसी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता। और अखलाक के वकील यूसुफ सैफी, जो पिछले 25 सालों से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को अपने कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका मानना है कि उन्होंने आज तक अपने कैरियर में इतना निडर जज नहीं देखा। अखलाक का परिवार, जो अपनी सुरक्षा के डर से आज भी अपने गाँव में कभी वापस नहीं गया, कहीं गुमनाम होकर किसी जगह में छुप के रहता है, उनके लिए ये फैसला एक ऑक्सीजन की तरह है। अखलाक का बेटा सरताज, जो इंडियन एयरफोर्स में है, आज भी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और अब उसे उम्मीद है कि उसके पिता के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। जज साहब ने यह भी गौर किया है कि इस मामले में चार्ज 2021 में ही फ्रेम हो चुके थे और मुख्य गवाह अखलाक की बेटी साहिस्ता पहले ही अपनी गवाही और आरोपियों की पहचान कर चुकी है। जब ट्रायल एविडेंस स्टेज पर पहुंच चुका है तो सरकार को उसे वापस लेने की मांग करना अपने आप में ही सवालों के घेरे में आता है। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि किसी भी एक सभ्य समाज को अगर हम क्लेम करते हैं कि हमारा समाज सभ्य समाज है, तो इस घटना को, इस हत्या को मॉब लिंचिंग के अलावा किसी और एंगल से नहीं देखना चाहिए, ना राजनीति के एंगल से, ना धर्म के एंगल से। क्योंकि हत्या हत्या होती है और किसी को भी ये हक नहीं है कि वो गौ मांस के नाम पे किसी की जिंदगी ले ले, कानून अपने हाथ में ले ले और खुले तौर पे घूमे, सामाजिक सौहार्द के नाम पे उसको खुला छोड़ दिया जाए। जब ये मामला हुआ था तो इस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी लेकर काफी विवाद हुआ था। मथुरा की लैब ने शुरू में कहा था कि जो मांस मिला था वो गौ मांस था, लेकिन बाद में उस नमूने के कलेक्शन और सोर्सेज पे भी सवाल उठे थे। कोर्ट ने इस सभी फॉरेंसिक उलझनों के बीच में हत्या के अपराध को सर्वोपरि रखा है। जज ने स्पष्ट किया है कि मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि फ्रिज में क्या था, बल्कि मुख्य मुद्दा ये है कि भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेकर एक व्यक्ति की जान कैसे ले ली। और इसीलिए जज साहब का ये फैसला एक बड़ा सबक है। समाज में सद्भावना अपराधियों को छोड़ने से नहीं होती, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने से होती है। अगर आज हम इन अपराधियों को छोड़ेंगे तो ये भविष्य में इनकी तरह की मानसिकता वाले लोगों को इस तरीके का अपराध करने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहन देना होगा। और यहाँ पे गंभीर चिंता का विषय ये भी होना चाहिए कि अगर सरकारें ही आरोपियों के पक्ष में ऐसे खड़े होने लगे, उनको छुड़ाने के लिए कोर्ट में अर्जियां देने लगे, तो फिर आम आदमी किसके पास जाएगा इंसाफ के लिए? कोर्ट तो चलो फिर एक एंगल है, सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पीड़ित को हर तरीके की मदद दिलाए, न्याय दिलाए, सुरक्षा प्रदान करे। पर अभी के लिए वास्तविकता तो ये है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे पीड़ित, आज 2015 की ये घटना है, आज लगभग 10 सालों से उस गांव को छोड़ के एक ऐसे गुमनाम की जिंदगी जी रहा है मानो उसी ने अपराध किया हो। और जो अपराधी हैं वो बेल पे खुला घूम रहे हैं और सरकार खुद उनकी पैरवी कर रही है, उनको छुड़ाने के लिए कोर्ट को अर्जी दे रही है। फिलहाल के लिए जज सौरभ द्विवेदी ने एक लकीर तो खींच दी है कि राजनीति एक तरफ है और संविधान एक तरफ, और ये देश ना तो किसी के राजनीतिक फायदे के हिसाब से चलेगा, ना तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की राजनीति के हिसाब से चलेगा। देश चलेगा संविधान के हिसाब से। और अब मुझे जानना है आपकी राय, आपको क्या लग रहा है? क्या इतना सब कुछ होने के बाद, जज साहब के इस साहस भरे कदम के बाद, इस फैसले के बाद, आपको लग रहा है कि इस फास्ट ट्रैक सुनवाई से अखलाक के परिवार को वो इंसाफ मिल पाएगा जिसका वो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी कानूनी लड़ाई में कई और मोड़ आने बाकी है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ये हौसला मिलता है कि हम ऐसे और भी वीडियोज आपके सामने ले आ पाएँ।